हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। इस चैप्टर का ये लेक्चर 12 है और ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है इसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक पर हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता कहते किसे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है। तो परिभाषा समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप परिभाषा को याद कर ले और उसके बाद मैं एक बार पढ़ के सुना दूंगा, आपको याद हो जाएगा। तो समझिएगा बात यहाँ पे क्या हो रही है। मान लेते हैं कोई भी अणु है, तो अणु कैसे बनता है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अणु होता है ये कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि कम से कम दो परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं तो जो पदार्थ बनेगा वो अणु बनेगा। तो मान लेते हैं दो पदार्थ हैं, ठीक है। सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि कोई भी दो परमाणु है, ठीक है। एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है और ये दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपस में किस बंध द्वारा जुड़ेंगे, ये दोनों परमाणु आपस में किस बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो यहाँ पे बात ये कहा गया कि किसी परमाणु, किसी इन दोनों में से कोई भी परमाणु, तो ये सहसंयोजक बंध है ना, तो सहसंयोजक बंध है तो ये क्या करता है, ये परमाणु, बात को आप थोड़ा सा समझने का, गहराई में समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। ये वाला जो परमाणु है ये चाहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएं और ये परमाणु चाहता है सहसंयोजक बंध में ये दोनों के साथ अति व्यापन कर लेते हैं, बट ये परमाणु चाहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। तो इसमें से किसी परमाणु के पास ऊर्जा थोड़ी सी कम होगी, किसी पास ज़्यादा होगी, और जिसके पास ज़्यादा होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसी की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो बात यहाँ पे ये आता है, परिभाषा ये कहा जाता है कि किसी इन दोनों में से किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही, अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बात आपको समझ में आया। हमने किस पर डिस्कस किया, हमने ये कहा कि ये दो परमाणु हैं और ये दोनों परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। सहसंयोजक बंध कब जुड़ता है, कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो ये वाला परमाणु के पास भी क्षमता होगा, इस परमाणु के पास भी क्षमता होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की, बट इन दोनों परमाणुओं में से जिस परमाणु के पास अधिक क्षमता होगी, अधिक ऊर्जा होगा, उसी के पास ना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि उसी क्षमता को, जिस क्षमता से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसी क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं उस परमाणु का। तो हम यही कहेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा कहेंगे, परिभाषा कहेंगे कि किसी परमाणु, इन दोनों में से किसी परमाणु द्वारा बने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसको अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित करना है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी परमाणु द्वारा बने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं।
बात आप समझ गए ना। किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही, कैपेसिटी को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो विद्युत ऋणात्मकता है समझ में आ गया होगा। इतना ही केवल आपको परिभाषा लिख देना है। फिगर चाहे तो बना ले, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। फिगर अनिवार्य नहीं है भैया, ठीक है ना, फिगर अनिवार्य नहीं है। ये तो मैंने समझाने के तौर पे बता दिया आपको, ऐसा नहीं ये फिगर आपको बनाया गया है बुक में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी बात समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे एक नोट्स में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि विद्युत ऋणात्मकता को मापने का पैमाना क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत ऋणात्मकता को मापने का पैमाना। तो विद्युत ऋणात्मकता को मापने का कितने पैमाना होते हैं? 2 पैमाना होता है। एक होता है पॉलिंग पैमाना, एक होता है मूलिकन जैफ पैमाना। एक क्या होता है? पॉलिंग पैमाना, पॉलिंग पैमाना। दूसरा होता है मूलिकन जफे पैमाना। तो ये इसके 2 क्या होते हैं? पैमाना होता है। एक होता है मूलिकन पैमाना, एक होता है मूलिकन जैफ पैमाना, एक होता है पॉलिंग पैमाना। मैं आशा करता हूं कि ये 2 पैमाना आप याद रखेंगे। इन्हीं 2 पैमानों के द्वारा हम विद्युत ऋणात्मकता को मापते हैं। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्या हम जानेंगे? विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ले लिए होंगे जी। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार है। उसके बाद पहले हम परमाणु आकार को समझ लेते हैं कि ये कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए परमाणु जो आकार है, यहाँ पे आप सिंपल वे में समझिए। जो विद्युत ऋणात्मकता है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, विद्युत ऋणात्मकता है तो याद रखेंगे जो विद्युत ऋणात्मकता है इसको, मतलब ये जो विद्युत ऋणात्मकता होता है ना, ये परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? परमाणु आकार के भी और परमाणु त्रिज्या के भी। तो सिंपल भाव में बात कहें तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि EN का मतलब क्या है? विद्युत ऋणात्मकता को EN से दर्शाते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 अपान के नीचे व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु आकार के। ठीक है जी, परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि परमाणु का आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता, उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। समझ में आ रहा है? और यदि परमाणु का आकार कम है तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो बोलिए मैं आगे बढ़ूं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? विद्युत ऋणात्मकता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत ऋणात्मकता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता होता है नहीं, मतलब परमाणु का आकार बढ़ता होता है तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ठीक है ना, इतनी बात आप लिख लीजिएगा कि अर्थात परमाणु का आकार यदि बढ़ता होता है, बढ़ेगा, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होगी। उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? सॉरी, परमाणु आकार बढ़ेगा ना तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी जी। ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग में देखिए हमने मिस्टेक कर दिया है। विद्युत ऋणात्मकता घटेगी ना, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था।
नीचे में लिख दे रहा हूं, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती रहती है। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मतलब आप क्या लिखेंगे, अर्थात परमाणु का आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है। समझ गए, इतनी बात आपको कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि सर कैसे, क्यों मतलब परमाणु आकार बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता घट रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा डीप में जाना होगा, मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं ये परमाणु का नाभिक है, इसकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। जितना परमाणु का आकार बड़ा होगा उतना ही अधिक कक्षाएं होंगी। मान लेते इसकी 4 कक्षाएं हैं। अब मान लेते हैं, अब थोड़ा सा समझिएगा, इसकी चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए, और अगर इनमें भी इलेक्ट्रॉन है तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए, ये नाभिक है और नाभिक से बहुत अधिक दूर पर, मतलब चौथी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इन इलेक्ट्रॉनों पर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी मान लेते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस नाभिक पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो ये बताइए, ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो क्या इस पर थोड़ा सा अधिक बल लगेगा, ये थोड़ा दूर है तो इस पर कम बल लगेगा, इस पर कम, सबसे कम इस पर ना बल लगेगा जी। तो ये बताइए, ये इसको अपनी ओर खींच पाएगा। तो हमने क्या जाना है कि परमाणु जो होता है, तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, भले ही उसमें 2 परमाणुओं के बीच हो रहा था, बट हम एक ही परमाणु के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको कि ये नाभिक है और ये परमाणु है। तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही ना विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं सबसे बाहरी कक्षा में है, तो इसकी क्षमता यहाँ पे कम लगेगी। जब क्षमता कम लगेगी तो परमाणु आकार जितना बढ़ेगा क्षमता कम ही ना होगी, और क्षमता कम होगी इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता भी तो घटेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? अरे भैया, मान लेते हैं परमाणु का आकार छोटा होता, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे होता, तो ये बताइए जब परमाणु का आकार छोटा होता, इलेक्ट्रॉन यहीं पे होता, तो नाभिक से पास में है, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जो क्या होता है, बल होता है वो तेजी से लगता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्षमता अधिक होती, और जब क्षमता अधिक होती तो इसका मतलब क्या होता, क्षमता अधिक होगी तो विद्युत जो परमाणु आकार है वो कम होता। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है, पता नहीं आप समझ भी पाए या नहीं पाए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैंने समझाने का प्रयास किया है, बट कोई नहीं, आप इतना ज़्यादा ये कोई हार्ड भी नहीं है कि आप इसको याद ना कर सकें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए जो EN होता है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। क्या आप याद रखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समानुपाती होता है। बात आप समझ गए ना? इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि जितना अधिक होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब विद्युत ऋणात्मकता जो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के भी समानुपाती होता है। मतलब विद्युत ऋणात्मकता जो EN होता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये हमने लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगी। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानना है, यूट्यूब पे लिखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ब्रदर्सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे। चलिए अगला आता है
देखिए अगला आता है चौथा हमारा कि ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता होता है उसके समानुपाती होता है। ऑक्सीकरण अवस्था, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ऑक्सीकरण अवस्था के भी समानुपाती होता है। सिंपल सी बात, यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा, ऑक्सीकरण अवस्था विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती होता है, ठीक है ना। धनात्मक होगा तो उसके समानुपाती होगा, ऋणात्मक होगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा जी। अगला यहाँ पे कहता है परिरक्षण प्रभाव, तो विद्युत ऋणात्मकता परिरक्षण प्रभाव के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप समझ गए ना, En होगा वो किसके अनुपाती होगा, परिरक्षण प्रभाव। ये देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर ज्यादातर जो परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं समझेंगे उनको क्लास 12th में भी दिक्कत होगी, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। परिरक्षण प्रभाव ब्रदर सर लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान, सॉरी विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब जब आप परिरक्षण प्रभाव को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अदरवाइज मैंने इन सभी पर डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो इन पर हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही पर्सनली आपको इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया कैसे आप पढ़ेंगे। यदि आप चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।